हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके टॉपिक जो अपन ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि कोशिका भित्ति जो है वो किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप्स की सेल वॉल होती है, किस किस में सेल वॉल पाई जाएगी और किस किस में, जैसे हमने फंजाई में बात करी तो फंजाई में किस प्रकार की सेल वॉल है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की है। प्लांट्स के अंदर हमने बात करी कि प्लांट्स में सेल्यूलोज टाइप ऑफ सेल वॉल पाई जाती है। तो मतलब हम जो यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल वॉल को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो देखिए, हम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल सेल के टाइप के बारे में बात की थी कि कितने प्रकार की सेल्स होती है, न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने बात किया। फिर हम सेल वॉल के ऊपर आए तो सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस किया। आज का टॉपिक हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली। देखिए, सेल मेम्ब्रेन आज का टॉपिक है हमारा। कोशिका झिल्ली। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है ये सभी के अंदर पाई जाती है। मतलब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर ले लीजिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा से लेकर के आप एनिमेलिया तक ले लीजिए, बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, आपको प्रोटिस्टा में मिलेगी, प्लांट्स में, फंजाई में, एनिमल्स के अंदर, जंतुओं में, सभी के अंदर कोशिका झिल्ली जो है वो पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सिंपल सी बात है, हमने जैसे प्रोकैरियोट सेल को पढ़ा था, ठीक है। सो प्रोकैरियोट सेल में भी आपको बताया कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है, बात की थी ना हमने, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर सेल वॉल होती है, फिर नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो रहता है, ठीक है। जितना भी जीव द्रव्य है वो सभी सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहेगा। जितना भी कोशिका द्रव्य बोल दो आप, चाहे न्यूक्लियोप्लाज्म कह दो, कुछ भी कह दीजिए, तो जितना भी प्रोटोप्लाज्म है, जितना भी जीव द्रव्य है वो सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। तो देखिए, बैक्टीरिया में हमने बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा किसी आप एनिमल की बात ले लीजिए, जैसे कि अमीबा है। अब अमीबा की भी जब आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी में पाई जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, ये तो बात करी। अब देखिए, हमने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमेशा जीव द्रव्य पाया जाएगा। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य होता है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और एक बात ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन को ही कहा जाएगा। इसके अलावा इसको प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलेमा भी इसके कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोलेमा या फिर अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कुछ भी कह दो, तो ये सब एक ही चीज़ है, एक ही जो है वो मेम्ब्रेन है। ये क्या होगा कि आपको एक पतली सी झिल्ली देखने को मिलेगी, ठीक है ना, एक थिन सी एक मेम्ब्रेन होगी। और वास्तव में ये क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन जो है ना इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो एक चीज़ को ध्यान रखिए, आउटर मोस्ट, अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की बाह्य परत, ठीक है ना, जीव द्रव्य का सबसे बाह्य परत जो होती है वो आपको सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है ना। जीव द्रव्य की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमने कहा कि कोई जीव द्रव्य है, ठीक है, कोई प्रोटोप्लाज्म है,
एक सेल के अंदर मिलने वाला टोटल फ्लूइड जो होता है, एक कोशिका में पाया जाने वाला संपूर्ण द्रव, उसको कहा जाता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म को जो सराउंड करेगा, ठीक है ना, तो प्रोटोप्लाज्म को जो कवर करेगा, तो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, यही प्रोटोप्लाज्म की ही सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक पतली सी झिल्ली बना लेती है, एक सिंगल सी मेम्ब्रेन बना लेती है, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखो प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, प्लाज्म का क्या मतलब होता है, फ्लूइड, ठीक है ना, प्लाज्मा का क्या मतलब होता है, फ्लूइड, द्रव होता है। तो एक तरीके का ऐसा द्रव है जिसने अपने चारों तरफ जो है सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो बना ली, और उसी को हमने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। तो वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं बनी है, ये अपने जो प्रोटोप्लाज्मा उसी का कंपोनेंट था जो थोड़ा सा डिराइव्ड हो गया और एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में पाया जाने लग गया। ठीक है ना, थोड़ा सा ये रूपांतरण हो गया था जीव द्रव्य से, और वही रूपांतरण, वही मॉडिफिकेशन जिसने क्या बना दिए, सेल मेम्ब्रेन को बना दिया। ठीक है, तो हमें इतनी सी बात जो है वो इसकी डेफिनेशन के बारे में या इसके ओरिजिन के बारे में, कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें पता होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म जो होगा उसी की आउटर मोस्ट लेयर एक सिंगल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गई, जिसको हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब देखिए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ पाई जाएगी, तो इसकी लोकेशन की बात करें हम, ठीक है, इसकी लोकेशन यानी स्थिति कहाँ पर होती है, तो बिटवीन ना बोल के हम इसको कह देते हैं इनर साइड ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाएगी। अब जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म की सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म की सबसे बाहरी परत है, या फिर जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, तो उनके अंदर आपको सेल वॉल के नीचे कोशिका भित्ति की निचली परत जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में दिखाई देती है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वास्तव में सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक तरीके की ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, एक तरीके की ऑस्मोटिक, या इसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली आपको देखने को मिलेंगी। क्यों, क्या होता है सेलेक्टिव परमिएबल, इसको डिफरेंशियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी सेमी परमिएबल नहीं, सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है ना, क्या है, सेमी परमिएबल नहीं होगी, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना, क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। थोड़ा बहुत ये सेमी परमेबल की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसकी कंडीशन अपन बताएंगे इसको। ठीक है ना, तो ये होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ध्यान रखिए। ठीक है ना, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। देखिए यहाँ पर अपन एक बार बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सपोज कीजिए कि जैसे देखिए बैक्टीरिया में सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है कि परमेबल होती है, पूरी तरीके से पारगम्य है। मतलब ये पदार्थों को जो है आदान प्रदान को रोकती नहीं है। ये कहती है भाई ठीक है, कोई भी मटेरियल ट्रांसफर होना चाहता है, सेल के अंदर आ रहा है तो उसको आने देता है सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति तो किसी चीज़ को रोकती नहीं है कि चाहे कोई भी विलेय पदार्थ आए, कोई भी सॉल्वेंट आए, कोई विलायक आए, तो उसको सेल वॉल अंदर आने दे देगी। ठीक है, उसमें तो एब्जॉर्प्शन का नेचर होता है, तो आराम से वो एब्जॉर्ब कर लेती है सेल वॉल। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होगी, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये सिलेक्ट करती है पदार्थों को, चयन करती है। नाम से क्लियर है, देखिए सिलेक्टिव परमेबल। परमेबल का मतलब होता है जो किसी को अंदर आने दे दे, जैसे कि अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, तो उसके अंदर अगर आने दे रहा है एंट्री को, ठीक है ना, एंट्री जो है वो उसको बिल्कुल ये एंट्री दे रहा है कि भाई कोई भी मटेरियल आ जाए तो आने दे रहा है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो मटेरियल्स को सिलेक्ट करती है कि भाई कौन अंदर आएगा, सेल के अंदर किस पदार्थ को आना है, सेल के बाहर कौन सा पदार्थ जाना है,
ठीक है ना। तो वो डिसाइड करने का काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का। तो मतलब ये सिलेक्ट करती है, चयन करती है पदार्थों का कि जो पदार्थ है अब वो कैसे सेलेक्ट करेगी, तो वो करेगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए कि कोई भी एक मिनरल की बात कर लीजिए आप, ठीक है ना। कोई आयरन है सपोज करना, ठीक है, आयरन है। अब आयरन का अमाउंट अगर ऑलरेडी प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है इसकी, तो ये बाहर से आयरन को अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। अगर कोई दूसरा मटेरियल है कि भाई जिसकी कंसंट्रेशन अंदर लो है ना, और जो सेल है उसको नीड है उस चीज़ की, कोई अदर मिनरल है, तो उसको ये अंदर आने दे देगी, ठीक है। कुल मिला के ये सिलेक्ट करती है मटेरियल्स को, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य का मतलब हो गया कि ये आने तो देगी, परमिएबिलिटी तो है, एंटर कराने देगी, बाहर भी जाने देगी, लेकिन सिलेक्ट करेगी मटेरियल्स को। अब कैसे सिलेक्ट करती है, ये किस तरीके से पाया जाता है, ये भी अपन बात करते हैं। तो कुल मिला के बात करना, ध्यान रखिएगा कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी देखने को मिलेगी, चयनात्मक पारगम्यता देखने को मिलती है कि कोई भी सॉल्यूट ऐसा नहीं है कि बाहर चला गया अंदर आ गया, कोई भी सॉल्वेंट अंदर आ गया बाहर आ गया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस मटेरियल को अंदर आने देगी आसानी से और किसको ये आसानी से बाहर जाने देगी। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमने क्या बात करी कि दिस इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अब देखिए इनके अंदर क्या होता है कि ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ध्यान रखिएगा, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनके सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है। वसा और प्रोटीन से बनी हुई होती है, वसा प्लस प्रोटीन से बनी होगी, ठीक है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो बहुत ही पतली सी लेयर होती है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो नॉर्मली इसको देखना ऐसे संभव नहीं होता कि आपने माइक्रोस्कोप लगाया उसको देख लिया, ऐसे कोई क्लियर उसकी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। आपकी बुक्स में एनसीईआरटी के अंदर जो उसने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 11th एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ठीक है ना। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसमें आपने देखा है कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे लिपिड्स पाए जा रहे हैं, खूब सारे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और कुछ बड़े साइज की प्रोटीन्स जो है वो लगी हुई हैं, ठीक है। तो सब कुछ लेबलिंग की हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि भाई फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इंट्रगल प्रोटीन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, तो वो सब हमें पढ़ना है यहाँ पे। कुल मिलाकर एनसीईआरटी की वो जो डायग्राम है उसमें सिर्फ इतनी सी बात लिख रखी है कि भाई फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, बीच बीच में बड़ी साइज की कुछ प्रोटीन नज़र आ रही है, मतलब फॉस्फोलिपिड बोला लेकिन है तो लिपिड ही, है तो वसा ही, ठीक है। तो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। पहले हमें सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए लिपिड और प्रोटीन से जो ये बनी होती है ना, तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आती है। जैसे कि बीच वाली जो जगह है वो तो आपको बहुत ही मतलब लाइट कलर का नज़र आएगा, है ना, बहुत ही लाइट कलर सा, जो हल्का सा वाइट कलर का आपको नज़र आएगा। जबकि इसके आउटर मोस्ट जो लेयर देखें, मतलब पूरी ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आपको यहाँ पर बाहर की तरफ तो आपको डेंस एरिया नज़र आएगा और इनर साइड पर भी आपको बहुत ही डेंस, मतलब बहुत ही जो है वो डार्क जो है वो एरिया नज़र आएगा। तो जब सेल मेम्ब्रेन को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको ऊपर और नीचे की तरफ तो क्या मिलेगा कि एक डार्क रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एक डार्क रीजन देखने को मिलेगा। इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया, इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया होते हैं। जबकि ये बीच में क्या पाया जाएगा, आपको एक लाइट कलर का जो है वो वाइट कलर से एकदम, ठीक है, आपको बिल्कुल लाइटिंग जो है वो पार्ट नज़र आता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को ऐसे देखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो मॉडल्स दिए कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी किस प्रकार की होती है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो अलग अलग मॉडल अपने प्रेजेंट किए थे। तो देखिए उन सभी ने साइंटिस्ट ने जो देखा माइक्रोस्कोप में यही था कि दोनों तरफ तो डार्क एरिया था, बीच में एक लाइटन एरिया प्रेजेंट था। तो इनमें क्या होता है कि प्रोटीन इस तरीके से यहाँ यहीं पर बता देते हैं आपके कि ये जो डायग्राम है इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया है ना, ये तो होते हैं प्रोटीन,
और बीच में इनकी होती हैं लिपिड्स। क्या होती हैं? लिपिड्स। यानी यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन लगी हुई है, यहाँ पर प्रोटीन लगी हुई है, जबकि बीच में जो आपको लेस डेंस एरिया देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया नहीं है जहाँ पे, वो होगा लिपिड वाली जगह। मतलब इसमें सबसे पहले जो मेम्ब्रेन्स के जो मॉडल दिए गए थे, ठीक है ना, तो उनमें जैसे कि सबसे पहले आए थे डेनियली और डेविसन। सैंडविच मॉडल दिया गया था, ठीक है। सैंडविच मॉडल के अंदर उन्होंने यही कहा, डेनियली और डेविसन, सब बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 मेम्ब्रेन से बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। तो मतलब 3 मेम्ब्रेन्स जो है वो आपको क्या दिखाई देगी? सेल मेम्ब्रेन में नजर आएगी। तो ये जो है वो सैंडविच मॉडल जो है वो कहा गया था, डायग्राम भी देखेंगे अपन। तो कुल मिला के उन्होंने भी यही बात बोली। फिर उसके बाद रॉबर्टसन आए। रॉबर्टसन ने इसके अलावा एक नाम और दे दिया। रॉबर्टसन ने कहा कि देखो भाई सेल मेम्ब्रेन को ये क्या कहता है? यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को इसने क्या कहा? यूनिट मेम्ब्रेन कहा, एकल कला कहा था, ठीक है। कला का मतलब होता है झिल्ली, मेम्ब्रेन, कला और झिल्ली एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसने रॉबर्टसन ने क्या बोला कि भाई सेल मेम्ब्रेन को इसने सेल मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया, इसने कहा यूनिट मेम्ब्रेन है ये, एकल कला जो है या इकाई कला भी इसको बोल सकते हो। तो यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई कला जो है वो इसने नाम दिया था रॉबर्टसन ने। तो इसके अकॉर्डिंग भी यही चीज़ थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिंगल है। एकल का मतलब क्या होता है? एक सिंगल। अब उसमें 3 लेयर पाई जाती है। तो रॉबर्टसन ने भी यही कहा कि भाई प्रोटीन होती है ऊपर नीचे और बीच में लिपिड होते हैं, ये इसने कह दिया था। फिर इसने कहा कि जो यूनिट मेम्ब्रेन है वो उसकी जो टोटल मोटाई जो होती है, इसकी विड्थ जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। क्या होती है? 75 एंगस्ट्रॉम जो है वो देखने को मिलेगी ना। एंगस्ट्रॉम का साइन कुछ इस तरह से होता है। तो 75 एंगस्ट्रॉम जो है, इसने कहा कि पूरी यूनिट मेम्ब्रेन की जो है वो एक थिकनेस होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये देखा गया कि दोनों तरफ डार्क एरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में लिपिड पाया जाता है जो लेस डेंस एरिया होता है, ठीक है ना। ये चीज़ थी। तो इस कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला हमें। अब देखिए आगे जाकर के जो साइंटिस्ट जो अलग से अलग आए, तो उनमें से अपन कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने ये आपको नाम बताया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मोलेमा हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड था, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शब्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये दिया था फेफर ने, ठीक है ना। किसने दिया था? फेफर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो इसको बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड यूज़ किया था। जबकि इसको सेल मेम्ब्रेन, टर्म सेल मेम्ब्रेन जो दिया था, टर्म सेल मेम्ब्रेन जो कहा गया वो था नोगेल एंड आपके एक साइंटिस्ट थे, हाँ एक बार नोगेल वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा एक साइंटिस्ट और है, वो मैं आपको बाद में थोड़ा सा बता दूंगी। नोगेल जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, तो नोगेल एंड क्रैमर है ना, क्रैमर एक साइंटिस्ट थे, नोगेल एंड क्रैमर। नोगेल और क्रैमर ने जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो नाम दिया था। तो फेफर ने क्या कहा इसको कि भाई ये तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंपल सी बात है कि जो प्रोटोप्लाज्म के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। अब कोई कह देता है कि ये तो पूरी स्ट्रक्चर सेल ही तो है, कोशिका ही तो है, तो इसको कोशिका झिल्ली क्यों ना कह दें। तो नोगेल और क्रैमर ने क्या कहा कि ये भाई सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो इसको सेल मेम्ब्रेन नाम दे दो, कोशिका झिल्ली बोल दो, है ना। एक ही तो बात है ना, क्या है, एक ही बात है। मतलब कुल मिला के सेल के बाहर वाली स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इन्होंने अलग अलग नाम जो है वो यूज़ कर लिए थे। फिर आता है प्लाज्मोलेमा वर्ड, कि प्लाज्मोलेमा जो है वो किसने कहा। लेमा का मतलब भी बेसिकली क्या होता है, मेम्ब्रेन ही होता है। तो टर्म प्लाज्मोलेमा जो दी थी वो थी जे.क्यू. प्लोव ने, ठीक है ना। जे.क्यू. प्लोव जो थे, इन्होंने कहा इसको प्लाज्मोलेमा वर्ड यूज़ किया इन्होंने इसके लिए, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने कहा क्या कहा, इनके कहने का मतलब यही था सेल की आउटर मोस्ट लेयर है,
बस नाम अलग अलग दिए गए और कुछ नहीं है, तीनों के ही अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इन्होंने खैर डिटेल में नहीं बताया था, बस इन्होंने टर्म दी थी। तो बाकी अपन बात करते हैं और साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर ये कोई नाम नहीं दे रखे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा में नोट करने हैं ये। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये वास्तव में देखा जाए तो लिपिड और प्रोटीन से बनी है, मतलब इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो इनमें से किसी साइंटिस्ट ने नहीं दी, वो अपन को अलग पढ़ने हैं। डेनियल डेविसन ने दी थी, रॉबर्टसन ने दी थी, सिंगर निकोलसन ने दी थी, तो वो सभी के सभी साइंटिस्ट जो थे वो अलग थे। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए पहले कि सेल मेम्ब्रेन वास्तव में है क्या, किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है, और इसकी जो नेचर है वो कैसा होता है, मतलब ये क्यों पाई जाती है। तो ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। क्या होती है, ये एक प्रकार से सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है कि भाई पदार्थों को अगर किसी चीज़ को एंटर कराना है, बाहर ले जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक सिस्टम चाहिए होगा, ठीक है। जैसे हमारे घरों में भी तो सिस्टम होता है ना कि भाई देखो कि अगर आज सपोज कीजिए कि आपके घरों के अंदर इतने सारे कमरे बने हुए हैं, ठीक है ना, लिविंग हॉल है, डाइनिंग रूम है, स्टडी रूम बना है, किचन बना है, बाथरूम बना है, सब कुछ है। अगर सोच के देखिए आपके घरों की दीवारें नहीं होती तो पहली बात तो बाउंड्री नहीं बन पाती, क्या है कि जो है वो घर की बाउंड्री नहीं बन पाती, या अगर आपके एरिया के अंदर किसी के भी घर की जो है वो दीवारें ही नहीं पाई जाती, तो भाई आज आप पड़ोसी को ऐसे ही सुबह उठते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग, सीधा ही हो जाती है ना। उठे हैं तो यहाँ पर आप सो रहे हो, वहाँ आपके पड़ोसी का बेड लगा हुआ है, आप सीधा देख रहे हो कि हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई एक बाउंड्री होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप उसको घर नहीं कह सकते, कंपार्टमेंट नहीं कह सकते कि भाई आपके घर में क्या पता चलेगा फिर किचन क्या है, बाथरूम क्या है ना, लिविंग हॉल क्या है, बेडरूम क्या है, तो कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो हर जगह पर देखें हमारी एक तो पहली बात है कि घर की बाउंड्री होनी ज़रूरी है ताकि हमें पता हो सके कि कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स जो है वो बने हुए हैं सभी के घरों के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी बात में अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई घर के अंदर जो चाहे वो एंटर कर जाता है हमारे घर में, ऐसा भी नहीं होता है ना। साफ सी बात है कि आप भाई देखते हो कि भाई गेट पे कौन आया है, आपको लगता है कि अच्छा ये हमारा फ्रेंड है, चल ठीक है तो एंटर करवा लेते हैं, अपन वेलकम करते हैं। चलो कोई रिश्तेदार आया है तो उसको अपन वेलकम करते हैं कि भाई तुम अंदर आ सकते हो, ठीक है ना, आराम से, ठीक है। जब वो जाएंगे तो उनके लिए आपने फिर से गेट खोल दिया, मतलब आपने एंट्री जो है ना, एंट्री दिए पहचान कर, आइडेंटिफाई किया है आपने, कहा ठीक है मैंने सिलेक्ट किया कि भाई हाँ ये मेरे पहचान का इंसान है तो मैं उसको अपने घर में एंट्री दूंगी। लेकिन एंट्री के लिए क्या बनाया गया, ऐसा नहीं दीवारों से सीधा एंट्री कर रहे हैं, दीवार तोड़ के एंट्री कर रहे हैं, गेट बनाए गए प्रॉपर। क्या बनाए गए हैं, गेट बनाए गए हैं प्रॉपर, कि एक पूरी जो मेम्ब्रेन है या अपन कहें पूरी अपने घर की जो दीवार है उसमें एंट्री के लिए हमने गेट बनाया है। दीवार तोड़ के नहीं अंदर घुसना है, ठीक है ना, दीवार तोड़ के नहीं अंदर घुसना है, उसके लिए गेट बनाए जाते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ें, फिर हमने कहा कोई अनजान इंसान है ना, वो आएगा गेट खोलो मुझे अंदर आना है, क्यों आना है भाई, तुम्हारा घर है नहीं है ना, तो अंदर थोड़ी आना है तुम्हें, तो हम जो है वो बुला ही नहीं रहे हैं, आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो एक तरीके की दीवार है, बीच बीच में गेट लगे हुए हैं। अब वो डिसाइड करती है कि भाई किस चीज़ को अंदर लाना है, किसको अंदर नहीं लाना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब यही होता है कि चीज़ों को सिलेक्ट करो, चयन करो कि कौन सी किस चीज़ का, सपोज कि अमाउंट कम है सेल के अंदर तो भाई तुम अंदर आ जाओ, कोई आयन है, एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर ले जाना है, अंदर लाना है, तो उसके लिए भी जो है वो हेल्प सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। तो देखिए सिलेक्टिव परमेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब एक बात समझते हैं और, देखिए जिस तरीके से हमने बात करी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो देखिए तीन अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहला जो मॉडल दिया था, फर्स्ट मॉडल, वो था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो है वो डेनियली एंड डेविसन ने दिया था, ठीक है,
1958 में। 1958 के अंदर जो है वो डेनियली और डेविसन ने जो है ये क्या दिया था कि सैंडविच मॉडल रिप्रेजेंट किया। सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने भी वही चीज़ कही थी कि भाई प्रोटीन है, ठीक है, ऊपर नीचे प्रोटीन पाई जाती है, बीच में लिपिड होती है और कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि भाई देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसकी वो 3 मेम्ब्रेन से बनी है। इनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन थी उसमें 3 लेयर्स पाई जाती थी, आउटर साइड पर और इनर साइड पर। आउटर साइड का मतलब क्या हो गया, आउटर साइड का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, जो कोशिका बाह्य कोशिका क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो बाह्य कोशिकीय क्षेत्र एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन की तरफ वाली एक प्रोटीन की लेयर होती है और नीचे की तरफ जो है वो इनर साइड यानी कि प्रोटोप्लाज्म की तरफ एक लेयर देखने को मिलेगी, वो भी प्रोटीन की लेयर है। और इन दोनों की जो मोटाई है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने पर्टिकुलर जो है वो विड्थ भी दी थी कि 20 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसकी क्या होती है, 20 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसकी मोटाई होती है, इसकी विड्थ है। फिर इनके अकॉर्डिंग बीच में इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से लिपिड प्रेजेंट होते थे, ठीक है ना। क्या थे, कुछ लिपिड इस प्रकार से प्रेजेंट पाए जाते थे। तो सैंडविच मॉडल जो डेनियली और डेविसन ने दिया था, इनके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स की है, 3 लेयर्स की, 3 परत की कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें 2 परतें तो होती हैं प्रोटीन की जो 20 एंगस्ट्रॉम एंड 20 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है रिस्पेक्टिवली, एंड बीच में एक सिंगल लेयर। अब आप इसको अलग अलग लेयर मत मानिएगा, अलग लेयर तो तब होती है जब अपन इसके बीच में कोई और दूसरा कोई मटेरियल डाल देते, ठीक है ना। तो ये एक सिंगल लेयर ही है अपने लिपिड की। तो इन्होंने कहा सेंटर में जो मेम्ब्रेन होती है वो आपको लिपिड की देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई सेंटर वाली जो एक सिंगल मेम्ब्रेन है तो ये होती है लगभग 35 एंगस्ट्रॉम की। मतलब इनके अकॉर्डिंग कंप्लीट जो सेल मेम्ब्रेन थी उसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 75 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसकी जो क्या है आपको पूरी विड्थ देखने को मिलेगी, मोटाई इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा कि सैंडविच मॉडल जो था, जो डेनियली और डेविसन ने दिया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने विड्थ बताई और प्रोटीन और लिपिड की पोजीशन बताई, ठीक है, ये चीज़ थी। अब इसको अपन कहते हैं सैंडविच मॉडल। कहते हैं ना सैंडविच में क्या होता है कि भाई ऊपर की तरफ एक ब्रेड है, नीचे की तरफ एक ब्रेड है और आपने बीच में जो है वो कुछ स्टफिंग कर रखी है, ठीक है ना। क्या कर रखा है, बीच में जो है वो आपने स्टफिंग डाल रखी है। तो वही सारी चीज़ें जो है वो सैंडविच मॉडल में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म वाला एरिया होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन वाला एरिया होता है, बाह्य कोशिका क्षेत्र होता है। तो इसको कहा गया सैंडविच मॉडल। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, जैसे अभी बताया था मैंने आपको, रॉबर्टसन जो थे, इन्होंने इसको नाम सेल मेम्ब्रेन को तो नाम ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई ये सेल मेम्ब्रेन नहीं, ये यूनिट मेम्ब्रेन है। इसने वर्ड इसके लिए क्या यूज़ किया, यूनिट मेम्ब्रेन। इकाई कला बोला, एकल कला या इकाई कला, इकाई कला शब्द जो है वो इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। इकाई कला का मतलब ये कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जैसे इन्होंने कहा सेल के आउटर मोस्ट की जो लेयर होती है वो एक सिंगल होती है। सिंगल का मतलब होगा एकल या इकाई, मतलब पूरी की पूरी सेल एक सिंगल लेयर से कवर्ड होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा गया है ना। इसमें भी इन्होंने यही कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन मतलब एक सिंगल से बनी हुई होती है और इसमें 3 लेयर होती है। 3 लेयर का मतलब 2 प्रोटीन की लेयर होंगी और एक आपको लिपिड की लेयर मिलेगी, वसा की एक परत मिलेगी और 2 प्रोटीन की लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये भी इन्होंने यही चीज़ कहा और इन्होंने साथ साथ ये भी क्लियर किया कि टोटल जो इसकी विड्थ है, जो इसकी मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इनके अकॉर्डिंग था। तो मतलब रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग जो है वो सिंपल सी बात कही गई थी कि भाई देखो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेगी, जिसमें से 2 प्रोटीन होती है, एक लिपिड। तो यूनिट मेम्ब्रेन वर्ड जो है वो रॉबर्टसन ने यूज़ किया था, सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। इन्होंने अलग अलग नहीं बताया कि भाई प्रोटीन जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ये 35 एंगस्ट्रॉम है लिपिड, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। तो अपने लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है, प्रोटीन लेयर कहा गया इन्होंने, ये अंदर वाली क्या है, लिपिड है, ठीक है। मतलब आपके एनसीईआरटी के बुक में जो लिख रखा है कि भाई ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, या जो अपने प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं,
ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन दोनों ने, दोनों साइंटिस्ट जो थे ना, ये 3 जो साइंटिस्ट आप पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, दोनों मॉडल्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो इनको, इन मॉडल्स को ज़्यादा जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है ना, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। बस एक चीज़ जो है वो इसमें ठीक थी कि लिपिड और प्रोटीन ये बिल्कुल पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, यही परमिबिलिटी को बनाते हैं। किस तरीके से देखिए, अब उसके बाद में एक लास्ट जो मॉडल दिया गया था और मोस्ट एक्सेप्टेबल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू दिया गया था, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन जो थे, इन्होंने 1972 में, ठीक है, 1972 के अंदर इन्होंने, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, प्रोटीन ऊपर पाई जाती है, लिपिड नीचे पाई जाती है, लेकिन ऐसा इन्होंने कहा थोड़ी सी पोजीशन चेंज करो, थोड़ा कुछ चेंज कीजिए। देखिए नाम से देखना, फ्लूइड और मोज़ेक। फ्लूइड जो होता है ना, इनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर पाई जाती है, अर्ध तरल एक पदार्थ पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं लिपिड। और लिपिड भी कोई नॉर्मल लिपिड नहीं था, वो था फॉस्फोलिपिड। इन्होंने कहा कि जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है ना, उसमें एक सेमी फ्लूइड फॉस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो इसमें क्या देखने को मिला, इन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और वो जो फॉस्फोलिपिड है वो फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाएगा? फ्लूइड, क्या, सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल पदार्थ के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में इनके बीच बीच में आपको जो फॉस्फोलिपिड है उनके बीच बीच में आपको प्रोटीन्स जो हैं वो धसे हुए मिलेंगे। कुछ बड़ी साइज़ की कुछ प्रोटीन होगी, कुछ छोटी साइज़ की प्रोटीन होगी, तो छोटी साइज़ की प्रोटीन इसके ऊपर लगी होगी और नीचे लगी होंगी, जबकि बीच में जो है वो प्रोटीन्स बड़ी साइज़ की प्रोटीन लगी हुई होती हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, कुछ इस तरीके से फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं, जो सेमी फ्लूइड स्टेज में होते हैं, ठीक है। ये होते हैं इस तरीके से सेमी फ्लूइड स्टेज में अपने लिपिड्स के मॉलिक्यूल। फिर इसके बीच में आपको ये एक बड़े साइज़ की प्रोटीन देखने को मिलेगी, इसको आंतरिक प्रोटीन कहा जाता है, इंट्रगल प्रोटीन, ठीक है ना। इंट्रगल या आंतरिक प्रोटीन जो है वो इसे कहा जाएगा। इंट्रगल प्रोटीन होगी, फिर उसके बाद वापस वही आपको फॉस्फोलिपिड फेज देखने को मिलेगी। अभी भूल जाओ कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों है, बस हम तो ये जान रहे हैं कि भाई ये है क्या। ये इसने फॉस्फोलिपिड के बारे में जिक्र किया है कि भाई ये हो गई फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको इंट्रगल प्रोटीन मिलेगी, मतलब कुल मिला के आगे से आगे इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए इनमें पहले, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि नॉर्मल लिपिड नहीं है, वसा केवल नॉर्मल नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी द्विपरत हो गई, इसकी बाइलेयर्ड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में बीच में जो आपको प्रोटीन देखने को मिले इसको कहा गया इंट्रगल प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन इसका कहा गया, आंतरिक प्रोटीन, ठीक है, आंतरिक प्रोटीन कहा गया। अब देखिए होता क्या है कि इस तरीके से ये पूरी मेम्ब्रेन लगी है। अब इनके बाहर की तरफ मतलब ये अगर अपने वैसे तो 3D डायग्राम तो यहाँ बना नहीं सकते, ठीक है, तो इसका 3D डायग्राम जब अपन देखेंगे, ठीक है ना, आप सर्च कीजिएगा, पूरा देखिएगा कि इसकी 3D डायग्राम जब हम देखते हैं तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड जो है वो खूब सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें जो प्रोटीन होती है वो 2 टाइप्स की प्रोटीन होती है। एक तो बीच में बड़े साइज़ की प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं इंट्रगल प्रोटीन। एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन कहा जाता है, वो इसके बाहर की तरफ लगे हुए होंगे,
इस तरीके से। ये फॉस्फोलिपिड है ना, इसमें अलग अलग जगह पर आपको इस तरीके से प्रोटीन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इनको कहा जाता है बाह्य प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बाहर वाले जो प्रोटीन होते हैं, इसमें विशेष बात है कि इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाया जाता है। मतलब हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा कि केवल लिपिड और प्रोटीन ही नहीं, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्री नहीं होता कि आपने ग्लूकोज कह दिया ग्लूकोज लगी है, फ्रक्टोज कह दिया फ्रक्टोज लगी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनमें अगर जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा जो आपको लिपिड से ज़रूर देखने को मिलेगा जुड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ मिल गया इसको, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ मिल गया। तो मतलब अब ये जो प्रोटीन है, जो बाह्य प्रोटीन थी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना, इसको अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो संरचना है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन अपन कह रहे हैं। मतलब जो ग्लाइकोजन या फिर शुगर जो जुड़े हुए हैं वो अकेले नहीं जुड़े हुए हैं, वो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी प्रकार से कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लिपिड से भी जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर अपन ने कह दिया जैसे ये लिपिड से जुड़े हुए हो गए, ये लिपिड से जुड़े हुए हो गए, ठीक है ना, आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। मतलब ग्लाइको का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ग्लूकोज ग्लाइकोजन वगैरह इसकी बात चल रही है, तो मतलब शुगर है। कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो भी कहते हैं अपन, उसको वो लिपिड के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। सिंपल सी बात है। फ्री आपको ग्लाइकोजन या जो कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या कह दिया, ये क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक है। और बीच वाले जो लिपिड हैं इसको कहा गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब ऐसी लिपिड जिसमें फॉस्फेट पाया जाता है, ऐसी वसा जिसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको फॉस्फोलिपिड कह देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए कि पहली बात ये इंट्रगल प्रोटीन का क्या कार्य है। देखिए हमेशा क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, अब हमने कहा कि ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी को शो करती है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें से वाटर आर पार जा सकता है, जल जो होता है उसकी पारगम्यता बनी रहती है एक लेवल तक, अप टू अ लेवल, ठीक है ना। एक लेवल तक क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो केवल वाटर के मॉलिक्यूल को आर पार जाने देती है ना। एक लेवल तक कह रही हूँ मैं, ठीक है ना। एक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करें अपन तो एक लेवल तक जो वाटर होता है वो सेल के आर पार जा सकता है, ठीक है ना, आराम से जा सकता है। मतलब देखें एक ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल वाटर के मूवमेंट को अलाउ करे बाहर और अंदर जाने के लिए, उसको तो अपन कहते हैं सेमी परमेबल, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस चीज़ को अपन पढ़ते हैं अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ऑस्मोसिस वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे अपन परासरण को। तो जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर परासरण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि भाई एक ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट को ही आर पार जाने देती है, केवल विलायक जो है उसी के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी, ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए जो एक लेवल होता है, एक लेवल तक जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी ऐसा व्यवहार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूट को बिल्कुल ही अंदर नहीं आने देती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ नहीं पाते, पैसिवली डिफ्यूज नहीं हो पाते, ठीक है ना, निष्क्रिय रूप से जो है वो उनका विसरण नहीं हो पाता। तो उनको कुछ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और वो कैरियर प्रोटीन्स जो हैं मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे जो है जिनको आप निष्क्रिय रूप से अवशोषित नहीं कर सकते, मतलब पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। देखो पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सब देखते हैं अपन। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि निष्क्रिय विसरण, ठीक है ना, या निष्क्रिय अवशोषण। ऐसा एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज़ का या ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो। कोई भी एक ऐसा पदार्थ है, सपोज कीजिए आयरन है। अब आयरन जो है वो कोशिका के बाहर ज़्यादा है, कोशिका के अंदर कम है, और आयरन जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से, उच्च सांद्रता से लोअर कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता में एंटर कर रहा है। सेल के अंदर कम था आयरन और वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, निष्क्रिय परिवहन हो गया।
एब्जॉर्प्शन कह दो, है ना। एब्जॉर्प्शन भी कुछ इस तरह का ही होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होते हैं। हम यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, परिवहन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या हो गया आपके, अगर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, निष्क्रिय परिवहन हो रहा है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। लेकिन पदार्थों की सांद्रता, ध्यान रखना, विलयन की सांद्रता नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन या कोई भी सब्सटेंस, कोई पदार्थ हो, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करता है, तो उसको अपन कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो हमेशा क्या होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो कि अपने जो पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, तो उनको कुछ एनर्जी लगाकर एटीपी का यूज़ करके जो है उनको उनकी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लाया जाता है, ठीक है ना। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में पहुंचाया जाता है। तो उस वक्त पर ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये मदद करते हैं, ये उन पदार्थों को अंदर सीधा ले आएंगे कुछ एनर्जी यूज़ करके, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो है वो कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है। कैरियर का मतलब जो किसी चीज़ को कैरी करके अंदर लेकर आए, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एटीपी जो है वो लगते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सक्रिय परिवहन क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अपनी, जब कभी भी आपको निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ परिवहन देखने को मिले पदार्थों का, है ना, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, उसको आप क्या कहोगे, सक्रिय परिवहन कहोगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं उसको, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी लगती है, एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि निष्क्रिय परिवहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई एटीपी नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन बीच में बने कि कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो अंदर एंट्री मिल सके, क्योंकि हर किसी को ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो एंट्री नहीं दे सकते, ठीक है ना। हर किसी को ये एंट्री दे नहीं पाते, हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक चीज़ कि ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही क्यों बनी हुई है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से क्यों बनी हुई है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉस्फोलिपिड के अंदर आप ये जो राउंड सा जो सिरा देख रहे हो ना, इसको अपन कहते हैं ध्रुवीय सिरा, पोलर रीजन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग इसे कहते हैं। तो पोलर रीजन जो होता है ना, ये हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये एक ऐसा रीजन है जो कि वाटर के साथ, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, उनके साथ रिएक्ट कर सकता है और उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भाग, जैसे कि ये वाला भाग है, इसको कहते हैं अपन हाइड्रोफोबिक भाग, हाइड्रोफोबिक भाग, हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसको जल विरागी भाग कहा जाता है, जल विरागी। जबकि ये होता है हाइड्रोफिलिक, इसकी नेचर कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है जो रिएक्ट कर ले, है ना, जो उसके साथ कंपैटिबिलिटी शो करे। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल, वाटर। तो वाटर के अंदर जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करना है। तो एक बात समझना, हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब होता है जो वाटर से फेमिलियर हो, है ना, दोस्ती रखे, वाटर से दोस्ती रखे, सिंपल सी बात है। इसको जल रागी बोलते हैं, ठीक है, जो जल में घुल जाए या ऐसा कुछ भाग हो, ठीक है, जो जल के साथ जो है वो वाटर के साथ अपनी फ्रेंडशिप रखता है, ठीक है, वो हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट। पोलर रीजन होते हैं सर्कुलर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होते हैं वो अंदर की तरफ। अब एक बात सोच के देखना, यहाँ पर इसने अपने आप को ऐसे ही उल्टा ही क्यों एडजस्ट करा कि भाई एक तो इस प्रकार से एडजस्ट है और दूसरा कहता नहीं मैं उल्टा हो जाता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट हो जाता हूँ। ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है और अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्म है। अब बाहर की तरफ से जो वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको तो ये अंदर लेगा ना, तो वाटर के साथ इसको रिएक्टिविटी तो शो करनी पड़ेगी, वाटर के साथ इसको फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी। तो इसका पोलर वाला रीजन जो था वो बाहर की तरफ हो गया, सेल के बाहर की तरफ। फिर उसके बाद में ये कहता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, अब सपोज कीजिए कि प्रोटोप्लाज्म से किसी पदार्थ को बाहर आना है, या ऐसा भी कोई पदार्थ होगा जो अंदर की तरफ जो वाटर में सॉल्युबल होगा, तो इसको अंदर भी तो वाटर है ही, प्रोटोप्लाज्म में खूब वाटर होता है, मैक्सिमम अमाउंट ही वाटर का होता है, तो उसको वहाँ पर भी फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी। इस कारण से यहाँ पर क्या मिलेगा इसको, इसने अपने आप को उल्टा कर लिया। ये कहता है हाइड्रोफोबिक को बीच में डाल दो,
ऊपर भी हाइड्रोफिलिक, नीचे भी हाइड्रोफिलिक। मतलब अब वाटर सॉल्युबल जो पार्टिकल्स हैं उनको उनके साथ ही कंपैटिबिलिटी दोनों तरफ से शो कर पाएगा, चाहे सेल से किसी चीज़ को बाहर ले जाना हो तो भी और सेल से अंदर लाना हो तो भी। तो दोनों पोलर रीजन, सपोज कीजिए ये जो आप कैप देख रहे हैं ये पोलर रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक वाला भाग है। तो इन्होंने खुद को कैसे अरेंज कर लिया, इस तरीके से दोनों पोलर रीजन ऊपर नीचे हो गए, बीच में हाइड्रोफोबिक पार्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये आपको कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब एक दो छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं अपन, बहुत ही ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर और बाहर जो है वो पदार्थों का आवागमन होता रहता है, परिवहन जो है, मतलब यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो कभी सेल के अंदर आता रहता है, कभी बाहर जाता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स जो है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा, एक होता है एक्सोसाइटोसिस और एक होता है एंडोसाइटोसिस। डेफिनेशन देखें अपन इसकी, expels the substances from the cell is called exocytosis। कोशिका से बाहर पदार्थों का, कोशिका से बाहर पदार्थों का निष्कासन, कि अगर अपन पदार्थों का कोई भी मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकालना है ना, तो भी सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन दो तरीके के प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है। पहली चीज़ तो कि वो किसी मटेरियल को अंदर लेकर आती है। अगर सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, ठीक है ना, कि इनटेक ऑफ पार्टिकल्स, इनटेक ऑफ पार्टिकल्स या सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया कोशिका के अंदर किसी चीज़ को लाना। एंडो का मीनिंग होता है आंतरिक, अंदर की तरफ, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड दी सेल। ठीक है ना, आउटसाइड मतलब एक्सो होता है, आउटसाइड का मतलब कि किसी चीज़ से बाहर है, बाहर भेज रहे हैं तो एक्सोसाइटोसिस होगा, और इनटेक कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाएगा। अब देखिए, दो तरीके के पार्टिकल्स को अंदर की तरफ लिया जाता है। एक होता है या तो वो सॉलिड फेज में हो, ठोस अवस्था में हो, या फिर वो लिक्विड फेज के अंदर हो, है ना। सेल के अंदर या तो किसी सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेना है या फिर किसी लिक्विड यानी वाटर वगैरह को अंदर लेना है। तो दो तरीके से एंडोसाइटोसिस होता है। इनटेक ऑफ सब्सटेंस जो है इट टेक्स प्लेस बाय द टू मेथड, दो प्रकार से पदार्थों का अंदर की तरफ आवागमन होगा। तो किस तरह से, कौन कौन से, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। यानी कि इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। देखिए, आपने सुना होगा कि जो WBC जो सेल्स होती है हमारी, वो कुछ बैक्टीरिया वगैरह को खा के सीधा उसका फैगोसाइटोसिस कर लेती है और नष्ट कर देती है, भक्षण क्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब है किसी सॉलिड पार्टिकल को खा के ख़त्म कर दो। ठीक है, जबकि फिनोसाइटोसिस में क्या होता है, इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इनटेक ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स, यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स हो गया। तो पिनोसाइटोसिस के अंदर तो क्या किया गया कि भाई लिक्विड को अंदर लिया गया, किसी द्रव पदार्थ को और किसी ठोस पदार्थ को। ठीक है ना, इसमें आप लिखेंगे द्रव पदार्थों का अंतर्ग्रहण कहलाता है पिनोसाइटोसिस और ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण कहलाता है फैगोसाइटोसिस। तो देखिए, यहाँ पर अंदर और बाहर लेकर गए ना पदार्थों को, तो किसके थ्रू लेकर गए, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मोलेमा के थ्रू। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो क्या है, तीनों एक ही स्ट्रक्चर है। तो कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स
को आज हमने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हमने अच्छे से देख लिया, पदार्थों का परिवहन जो है वो कैसे होता है। अब अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, निष्क्रिय परिवहन होगा। अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आ रहा है, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में कोई पदार्थ जा रहा है तो वो सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक्टिव में एनर्जी लगेगी, एटीपी का यूज़ होगा। पैसिव में यानी निष्क्रिय के अंदर एनर्जी का यूज़ नहीं होगा, एटीपी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आज बात करते हैं। तो आई होप आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहो तब तक। थैंक यू सो मच।